वेलकम टू ब्लू का आईएएस। हम लोग प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज को रन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का प्रयास ये है कि आपका जीएस का जो पेपर है प्रीलिम्स 2023 जो है 28 मई को आयोजित है, उसके लिए होने वाला पेपर फर्स्ट जो है वो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और लास्ट मोमेंट पर कौन कौन सी चीज़ों को रिवाइज करना है उसको ही ध्यान में रखकर इस सीरीज को डिज़ाइन किया गया है। हम लोग पॉलिटी को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 3 से 4 वीडियो और आएंगी जिसमें आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम लोग पॉलिटी में क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले देखिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिससे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो साथ साथ हम लोग थोड़ा सा हाई कोर्ट के बारे में भी चीजें देख लेंगे, ताकि न्यायिक को लेकर अगर क्वेश्चन कोई बनता है न्यायपालिका को लेकर तो आप लोग अच्छे से हैंडल कर सको। सबसे पहले एक चीज यहां पर समझिए कि भारत में जो एकीकृत न्याय का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एकीकृत न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है, इसका मतलब तो आप लोग समझते होंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, ये एक सिस्टम के तहत जो है इनको एकीकृत किया गया है। ऐसा नहीं है कि राज्यों के अपने न्यायालय हैं, ऐसा नहीं है कि जिलों के अपने कोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बांट दिया गया है, लेकिन न्याय जो है वो एकीकृत रूप से ही प्रदान किया जाता है। ये जो अवधारणा है 1935 के अधिनियम से ली गई है। सबसे पहली चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज आप लोग समझिए कि भारत में जो न्यायाधीशों की नियुक्तियां होती हैं उसको लेकर क्या कॉन्सेप्ट है। आप लोग अगर जानते होंगे कोलेजियम व्यवस्था भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है ना, अभी तक वही सिस्टम चल रहा है, बट ये एक दिन में इमर्ज नहीं हुआ है। इसको लेकर आप लोग जानते होंगे प्रथम न्यायाधीशवाद हुआ, द्वितीय न्यायाधीशवाद हुआ और तृतीय न्यायाधीशवाद हुआ। प्रथम न्यायाधीशवाद में सुप्रीम कोर्ट जो है, देखिए भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है इस चीज को ध्यान से समझिए। भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। यह संविधान में चीजों का लिखा हुआ है, ठीक है, संविधान में जो उल्लेख है। तो लेकिन जो ये परामर्श वर्ड है इसको लेकर कहीं ना कहीं पर विधायिका और कहीं ना जो सुप्रीम कोर्ट है, कार्यपालिका और सुप्रीम कोर्ट के बीच में थोड़ा सा शंका का रीजन रहा, विवाद रहा। तो पहला न्यायाधीशवाद जो हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली कि देखिए ये जो परामर्श वर्ड है इसका मतलब यह है कि विचारों का आदान प्रदान, इसका मतलब यह नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश की सहमति चाहिए, है ना। तो पहले न्यायाधीशवाद में कार्यपालिका के पक्ष में डिसीजन दिया न्यायपालिका ने, है ना। दूसरा अगर आप लोग देखेंगे दूसरा वाला तो आपको पता लगेगा द्वितीय न्यायाधीशवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली कि ये जो परामर्श वर्ड है, ठीक है, इसके अंदर यह होना चाहिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और वो दो न्यायाधीशों के साथ मिलकर जो सलाह करेंगे, वो जो राय देंगे उसको मानना कहीं ना कहीं पर बाध्यकारी होगा, ठीक है। तो अपने ही डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट पलट गया और उसने ये बोला कि ये परामर्श का मतलब विचारों का आदान प्रदान नहीं है, ये सहमति है, ठीक है, तो इसको मानना होगा। फिर तृतीय न्यायाधीशवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली कि देखिए ये जो परामर्श है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश और कम से कम 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से आपका जो है सलाह करने के बाद जो भारत के सीजीआई जो हैं मुख्य न्यायाधीश जो सलाह देंगे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को उसको मानना बाध्यकारी होगा, है ना। अब क्या सिस्टम है, वही सिस्टम अब चल रहा है, इसी को कोलेजियम व्यवस्था कहते हैं, है ना, जिसमें यह है, देखिए फिर से दोहरा देता हूं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो 4 अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे, उसके आधार पर जो राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि ये जज आपको नियुक्त करने चाहिए, उसको मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा, ये व्यवस्था है। तो वर्तमान सरकार जो है, अगर आप लोगों ने देखा हो, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था अभी 2021 में प्रीलिम्स में कि 99th अमेंडमेंट जो है, ठीक है, 99 जो अमेंडमेंट है ये किससे जुड़ी हुई है। तो अगर आप लोग देखेंगे ना तो इससे सरकार क्या लाई थी, इससे सरकार ले आई थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है ना। तो ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लेकर आई थी सरकार, उसमें सरकार का प्रयास ये था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर कहीं ना कहीं पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करें, है ना। बट इसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि यह असंवैधानिक है क्योंकि यह न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। यही ऑप्शन यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछ के भी रखा हुआ था, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, सरकार ने इसको, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, मतलब फिर से कोलेजियम व्यवस्था जो है अभी भी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रही है, ठीक है। तो एक चीज आप यहां पर समझ गए। अब जल्दी से हम लोग देखते हैं कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी व्यक्ति को एज ए न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो उसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसमें हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश का अनुभव हो, ठीक है, न्यायाधीश रहा हो। और साथ में अगर आप लोग देखेंगे तो हाई कोर्ट या अन्य न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक वकील रहा हो, ठीक है।
अधिवक्ता रहा हो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो भारत के राष्ट्र, चौथा जो है भारत के राष्ट्रपति की नजरों में वो सम्मानित न्यायविद या प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि हाई कोर्ट के क्षेत्र में ये वाला मैटर नहीं है, ठीक है। अब अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं तो यहीं आसपास हम लोग हाई कोर्ट को देख लेते हैं, ताकि एकदम चीजें आप लोगों को क्लियर कट हो जानी चाहिए। सबसे पहले नागरिक तो होने ही चाहिए वो। दूसरा, 10 वर्ष तक कम से कम उनको न्यायिक अनुभव हो, है ना, 10 वर्ष तक न्यायिक अनुभव हो। और साथ में अगर आप लोग देखेंगे तो 10 वर्ष तक वो लगभग वकील रह चुके हों, अधिवक्ता। तो ये जो व्यक्ति हैं इनको हाई कोर्ट में भी जज के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन आप देखिए यहां पर डिफरेंशिएट करिए कि जो प्रख्यात न्यायविद का कॉन्सेप्ट है ये हाई कोर्ट में नहीं है, इसी पर सवाल बन जाएगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति प्रख्यात न्यायविद है या सम्मानित न्यायविद है, उसको भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त कर सकता है, बट अदरवाइज हाई कोर्ट में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहां पर चीजें समझ चुके होंगे। एलिजिबिलिटी इसलिए मैंने पैरेलल करके आप लोगों को समझा दी है। जल्दी से आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि भारत में जो न्यायिक चीजों को लेकर, अब देखिए भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सर्वोच्च न्यायालय है, इसको लेकर यूपीएससी ने किस तरह के सवाल पूछे हैं। एक बार सवाल पूछा गया कि भारत में मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट, उसका आंसर भी ये था। एक बार सवाल पूछा गया कि भारत में संविधान का व्याख्याकार कौन है, तब भी सुप्रीम कोर्ट। भारत में मूल अधिकारों का गारंटर कौन है, तब भी सुप्रीम कोर्ट, है ना। ये सारी चीजों के आंसर सुप्रीम कोर्ट दिए गए यूपीएससी के द्वारा। अब देखिए इसको जल्दी से समझ लीजिए, ये सवाल तो पूछे जा चुके हैं। अगर नेक्स्ट लेवल का एक सवाल ये आता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक और संविधान का व्याख्याकार माना जाता है, इसके पीछे कौन से कारण हैं या कौन से उपबंध हैं, तो ध्यान से समझिएगा इस चीज को। इसको पहला आप लोग याद रखेंगे कि पहला कारण तो यह है कि रिट जारी करने का जो अधिकार है ना सुप्रीम कोर्ट को, है ना, इस वजह से माना जाता है कि वो मूल अधिकारों का संरक्षक है, अनुच्छेद 32, ठीक है। दूसरा अगर आप लोग देखेंगे तो जो अनुच्छेद 13 है, ठीक है, ये सब आपके जो हैं एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, ध्यान से समझिएगा, यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पुट कर रहा है वहां से। तो अनुच्छेद 13 जो है, जिसके अंदर क्या बोला गया है, अगर ऐसा कोई कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उस कानून को उस सीमा तक शून्य घोषित करने की पावर किसके पास है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक है। तो ये दोनों प्रावधान आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर यूपीएससी एक लेवल एडवांस जाके क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको इस चीज का आंसर इस तरह से करना है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय को लेकर पहली चीज आप लोग समझ गए। दूसरा यहां पर समझिए, एक चीज और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है ना, 2-3 टाइप का है, उसको जल्दी से समझ लेते हैं। पहला यह है कि मौलिक क्षेत्राधिकार कौन सा है, ध्यान से समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मौलिक क्षेत्राधिकार कौन सा है सुप्रीम कोर्ट का, कई बार लोग कहने लगते हैं कि मूल अधिकारों का संरक्षण, ऐसा नहीं है। समझिए मौलिक क्षेत्राधिकार, पहले तो यह समझो कि मौलिक क्षेत्राधिकार होता कौन सा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर हो उस चीज को सुनने की, उस मैटर को सुनने की, किसी और न्यायालय के पास ना हो। अब आप सोच के देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में मैटर सुनने का तो पावर हाईकोर्ट के पास भी है ना, तो हाईकोर्ट भी सुन सकता है, तो फिर वो मौलिक क्षेत्राधिकार के श्रेणी में नहीं आ सकता है। मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब यह है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को सुनेगा। जैसे जो मेन संविधान में जिसका जिक्र किया गया है वो ये है, दो अगर स्टेट के बीच में विवाद है, या दो राज्यों के बीच में विवाद है, या केंद्र या राज्य के बीच में विवाद है, केंद्र या यूनियन टेरिटरी के बीच में विवाद है, मतलब इस तरह का जो भी विवाद है वो कहीं ना कहीं पर सुप्रीम कोर्ट का मौलिक क्षेत्राधिकार होगा। उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट मैटर को सुनेगा, बाकी कोई और न्यायालय दखल नहीं देगा, ठीक है। तो समझ गए। दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार है, वो आप लोगों को पता है कि भाई सेशन कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में आती है, हाई कोर्ट से अपील कहां पर आती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, ठीक है। तीसरा समझिए जो आपका सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से समझ लो। जो सलाहकारी क्षेत्राधिकार है 143 अनुच्छेद 143 जो है, इसके बारे में कहानी अच्छे से समझ लो भाई, बहुत ध्यान से। पहली चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट, अगर भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि 2 मैटर पर सलाह चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, तो वो मांग सकता है। कौन कौन सा मैटर, एक अगर तो सार्वजनिक हित का मैटर है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मैटर है, तो इसको लेकर राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। और दूसरा अगर आप लोग समझेंगे, अगर कोई पूर्व का संवैधानिक समझौता है, ठीक है, कोई पूर्व की संधि है, उसको लेकर अगर राष्ट्रपति को कुछ डाउट है तो वो सलाह मांग सकता है ना। अब देखिए इन 2 मैटर पर अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श मांग सकता है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, है ना।
लेकिन आप सोचिए, अगर ये वाला मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने से मना भी कर सकता है। लेकिन पूर्व संधि कोई है, संवैधानिक कोई समझौता है, कोई ट्रीटी है, उसको लेकर अगर कहीं ना कहीं पर राष्ट्रपति सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है। ये डिफरेंट ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट में मना कर सकता है बट इसमें नहीं कर सकता है। दूसरी चीज, इन दोनों में दी गई जो सलाह है वो राष्ट्रपति के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। अब राष्ट्रपति का मन है वो उसको माने या ना माने, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को बाध्यकारी इस मैटर पे बना दिया गया है कि भाई आप पूर्व संधि से रिलेटेड मैटर है तो आपको सलाह देनी पड़ेगी, बट राष्ट्रपति के लिए दोनों ही मैटर में सलाह दी गई बाध्यकारी नहीं है। तो मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। जल्दी से कुछ चीजों को और देख लेते हैं। देखिए भाई, न्यायिक स्वतंत्रता है ना, न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना जरूरी था ना, क्योंकि तीनों अलग पिलर हैं भारत में। अगर न्याय जो है अच्छे से हो उसके लिए क्या होना चाहिए कि न्यायपालिका के क्षेत्र में कार्यपालिका ज्यादा दखल ना दे, है ना, या राजनीतिक नियुक्तियों से प्रभावित ना हो न्यायपालिका। तो इन चीजों को लेकर संविधान में क्या प्रावधान किए गए, एक तो ये किया गया कि जो नियुक्तियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें ज्यादा कार्यपालिका का दखल नहीं है ना। दूसरा ये है, अगर आप देखेंगे कि जो इनका वेतन वगैरह होता है मुख्य न्यायाधीश वगैरह का, ये भारत के संचित निधि पर भारित है, तो उसको रोक नहीं सकती संसद भी, है ना कहीं पर उस चीज को लेकर वो अपने आप भारित है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसको रोक नहीं सकता है कोई। तीसरी चीज ये है, जो हटाने का कॉन्सेप्ट है, न्यायाधीशों को हटाने का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन, संसद करेगी। दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से बिल पारित होगा, तब जाके भारत के किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। आज तक भारत के किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है ना। तो ये सुरक्षा दी गई है, ये किस तरह से क्यों दी गई है, ताकि न्यायपालिका जो है स्वतंत्र रूप से काम कर सके, है ना। एक दो पॉइंट बच्चों और ध्यान से समझ लो जिन पर सवाल बन सकता है। एक तो ये चीज कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे मान लीजिए जो न्यूनतम अवधि है, न्यूनतम आयु, पहला समझिए, न्यूनतम आयु जो न्यायाधीश की है वो फिक्स नहीं की गई है। ये नहीं बताया गया कि जैसे अब लोकसभा में बताते हैं हम लोग कि भाई वो 25 साल का होना चाहिए, राज्यसभा में 30 साल आयु होनी चाहिए, न्यायपालिका के मामले में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट यहां पर सवाल बन सकता है कि न्यूनतम आयु जो है वो निर्धारित नहीं की गई है। दूसरा, पदावधि भी निर्धारित नहीं है, कार्यकाल कितना होगा, ठीक है, पदावधि भी निर्धारित नहीं की गई है। बस ये बोल दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है वो 65 वर्ष तक मतलब सेवा में बना रहेगा, और हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो 62 वर्ष तक सेवा में बना रहेगा, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ये दोनों चीजें यहां पर भी नहीं है, ना हाई कोर्ट में है ना सुप्रीम कोर्ट में। इसको लेकर ध्यान से समझ लो, सवाल बन सकता है, ठीक है। तो जल्दी से ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई। अब जल्दी से एक चीज और देखते हैं, जल्दी से एक चीज और देख लेते हैं यहां पर कि जो आपका न्यायिक अवमानना को लेकर जो चीजें हैं, है ना, न्यायिक अवमानना को लेकर क्या चीजें हैं। देखिए, एक तो आप ये समझिए कि न्यायिक अवमानना को भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। इस चीज को याद रखिए, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था अभी हाल ही में, लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा था, शायद 2021 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि न्यायिक अवमानना क्या भारत के संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, नहीं किया गया। अवमानना तो समझते हैं ना कि न्यायपालिका का अगर कोई डिसीजन है उसको ना मानना, ये दो तरह से होती है, सिविल और अवमानना भी होती है और दंडिक अवमानना भी आपकी होती है, ठीक है। आप एक चीज समझिए, पहला क्वेश्चन पूछने का ढंग देखिए यूपीएससी का, क्या इसको संविधान में उल्लेखित किया गया है, नहीं किया गया है, तो फिर कहां पर जिक्र है इसका। 1971 का जो अधिनियम है न्यायिक अवमानना वाला, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में प्रोविजन किए गए हैं, है ना, प्रावधान किए गए। तो इस चीज को भी समझ लीजिए आप लोग। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ये बात बोला कि न्यायिक अवमानना जो है ना, न्यायिक अवमानना वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास उसकी पावर है। उसकी पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास भी है और अधीनस्थ न्यायालयों के पास भी है, ठीक है। कोई अगर अवमानना करता है तो उसको दंड देने की पावर हाई कोर्ट के पास भी अवेलेबल है और निचले जो अदालत हैं उनके पास भी अवेलेबल है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप लोग क्लियर रहिए। दूसरी एक चीज ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट और समझिए हाई कोर्ट को लेकर एक पॉइंट और समझिए कि राष्ट्रपति जो है, ठीक है, आपको पता है कि जो है नियुक्तियां करता है हाई कोर्ट में भी। अब हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कितनी संख्या होगी, ठीक है, कितनी संख्या होगी ये डिसाइड नहीं किया गया, इसको छोड़ दिया गया है किस पे, राष्ट्रपति के विवेक पर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। संख्या जो हाईकोर्ट में कितने हाईकोर्ट में न्यायाधीश होंगे ये राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। अब दो कॉन्सेप्ट जल्दी से आप लोग समझेंगे, जल्दी समझेंगे दो कॉन्सेप्ट। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश,
ठीक है, सबसे पहले नाम में देखिए मुख्य न्यायाधीश है, और कार्यकारी मतलब कि अभी के लिए काम चलाने के लिए, है ना। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश मान लीजिए उनकी तबीयत ठीक नहीं है या वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय पर कौन नियुक्त करेगा इसको, ये कॉन्सेप्ट बस मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो समझ जाओगे है क्या, नियुक्ति कौन करता है ये इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रपति जो है किसी व्यक्ति को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, एक तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से डिस्कस करने के बाद, और दूसरा उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से नियुक्ति करने के बाद जिसके न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है ना। तो करेगा कौन, बट मेन याद रखो भारत का राष्ट्रपति। दूसरा यहां पर समझेंगे आप लोग तदर्थ न्यायाधीश का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश वाला, ये कौन करेगा और ये होता क्या है, सबसे पहले ये भी समझ लो। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब ये होता है, अभी अगर जैसे मान लीजिए काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है न्यायपालिका में, तो और ज्यादा जजों की जरूरत है, तो उस समय कौन, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सीजीआई जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से सलाह करने के बाद और जिस न्यायाधीश को नियुक्त करना है उससे बात करने के बाद तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर सकता है। तो डिफरेंस समझे, यहां पर कर रहा है राष्ट्रपति और यहां पर कौन कर रहा है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इस चीज को लेकर क्लियर रहेंगे। आपको पता है संविधान ने जो सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्र है, जो स्थान है, वो कौन सा निर्धारित किया है, दिल्ली निर्धारित किया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक चीज और याद रखिएगा, आपको पता है ना कि कई दो स्टेट्स को मिलाकर या किसी यूनियन टेरिटरी को मिलाकर एक हाईकोर्ट हो सकता है। ठीक है, ये प्रावधान कौन से संवैधानिक संशोधन में किया गया, ये याद रखिए। ठीक है, 7वें संवैधानिक संशोधन में इस चीज का जिक्र किया गया कि किसी दो राज्यों को मिलाकर भी एक हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, चीजें आप लोग अच्छे से समझ गए। रिटों को लेकर आप लोगों को मैंने मौलिक अधिकार जब पढ़ाए थे तब मैंने रिट को लेकर अच्छे से समझा दिया था, है ना। सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सी रिटें जारी कर सकता है। एक चीज आप लोग कॉन्सेप्ट जो डिफरेंस यहां पर समझ लीजिए, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता है ना, लेकिन जो आपका हाईकोर्ट है वो अन्य कार्यों में भी, अन्य विषयों को लेकर भी रिट जारी कर सकता है। तो अगर आप लोग समझेंगे रिट जारी करने संबंधी जो क्षेत्राधिकार है वो किसका ज्यादा है, हाईकोर्ट का ज्यादा है। ठीक है ना, वो हाई कोर्ट का ज्यादा है। तो इस मामले में इस तरह से जिस तरह के सवाल बन रहे हैं ना यूपीएससी में, उन कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझा दी हैं। हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को अब पढ़ना है तो इस नजरिए से पढ़ना है ना। न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर क्या चीजें हैं, या जो कोलेजियम सिस्टम है उसको लेकर क्या चीजें हैं, नियुक्तियों में एलिजिबिलिटी जो है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, न्यायिक अवमानना को लेकर क्या चीजें हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखकर आप लोग तैयारी करेंगे तो लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूपीएससी का ट्रेंड बहुत अच्छे से उसको डील कर पाएंगे। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।